हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से आज हम मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने रासायनिक बलगतकी और विलयन के जो मोलरता और नॉर्मलता के न्यूमेरिकल थे वो कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं तो वो जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के सर्च कर सकते हैं, टीचिंग बाय अखिलेश सर में एक प्ले लिस्ट मिलेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल्स की। उस प्ले लिस्ट में पहले वो सारे के सारे न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जैसा कि हमारा तरीका है, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्योंकि पता है कि अगर न्यूमेरिकल का जो न्यूमेरिकल होते हैं, अगर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो न्यूमेरिकल मुश्किल होते हैं। अगर पीछे का कॉन्सेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल बनाने हमें आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही न्यूमेरिकल निकल के आते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, मोल प्रभाज के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। मोल प्रभाज क्या है? ठीक है, तो मोल प्रभाज के हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लें कि मोल प्रभाज होता क्या है। ठीक है, मोल प्रभाज इंग्लिश में हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स डी से। वैसे ये एक्स नहीं होता है, इसको हम काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। लेकिन इसका जो सिंबल होता है काई का, वो ऐसा होता है। काई इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको काई से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और काई का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है? काई है, यानी एक्स है। क्या कहेंगे? एक्स है। समझ में आ गया? मोल फ्रैक्शन उसके नाम से ही पता चल रहा है। हिंदी में तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। ये भिन्न को हम अनुपात भी कह सकते हैं। मोल यानी मोलों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोलों के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि मोल लेने किसके हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनीशन देखें तो डेफिनीशन क्या हो जाएगी कि विलयन के किसी घटक, अब विलयन के जो घटक होते हैं, तो हम देखें तो विलयन के दो घटक मूल रूप से होते हैं, एक विलेय और विलायक। विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक होता है। तो विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज अगर निकालना हो, यानी विलेय का मोल प्रभाज निकालना हो या विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, तो विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज अगर हमें निकालना है तो डेफिनीशन क्या हो जाएगी कि विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। या विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या या किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या या विलयन के कुल मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? के बराबर होता है। तो देखो, डेफिनीशन क्या हो जाएगी कि किसी विलयन के या विलयन के, डेफिनीशन लिखेंगे विलयन के किसी घटक, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन के किसी घटक का
मोल प्रभाज विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या मोलों की संख्या तथा विलयन के तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के अनुपात के बराबर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, किसी विलयन के या विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन के किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है? अनुपात के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। समझ में आ गया? अब आगे अगर हम देखें तो देखो मोल क्या होते हैं, तो मोलों की संख्या निकालते हैं हम कैसे हैं। मोलों की संख्या होती है भार बटे अणु भार। क्या होती है? भार बटे अणु भार। अब देखना, मोल को हम मोल लिख दें, भार को हम क्या लिखते हैं। अब देखो अगर मान लो हमारे पास विलेय के मोल हो, विलेय के मोल हो तो क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। और अगर विलायक के मोल हैं, विलायक के मोल निकालने हो तो क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार बटे विलायक का, यहां तक समझ में आ गया। तो अब अगर हम देखें इसमें तो ध्यान से देखो, जो एक चीज और याद रखना कि हमेशा सिर्फ ये पहचान के लिए है, जब भी न्यूमेरिकल करना तब भी वहां लिख के जरूर आना कि अगर ये न्यूमेरिकल आते हैं तो उनके लिए है कि विलयन के लिए हम किसका यूज करेंगे, टी का यूज करेंगे। विलायक के लिए हम किसका यूज करेंगे, विलायक के लिए हम ए का यूज करेंगे। और विलेय के लिए, इसके लिए विलेय के लिए हम बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो विलयन के किसी, अब अगर हमें मोल प्रभाज निकालना हो तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, x बराबर, मान लो हमें विलेय के मोल प्रभाज निकालना हो, क्या निकालना हो, विलेय के मोल प्रभाज निकालना हो तो x और b लिखेंगे, विलेय का लिखना है ना तो b हो जाएगा। तो मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर W अपॉन m। क्या हो जाएगा, W अपॉन m। अगर विलेय के मोल हैं, अभी बताया है एन, विलेय के लिए हम बी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एन बी और डब्ल्यू बी अपॉन एम, क्या हो जाएगा, एम बी। और अगर विलायक के लिए यूज करेंगे तो एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए हो जाए।
समझ में आ गया, WA/MA हो। बस यही सब यूज करके अब हमें क्या करना है, तो अगर हमें विलेय के क्या निकालना हो, मोल प्रभाज निकालना हो, तो विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि उस घटक के, जिस घटक के मोल प्रभाज निकालना हो तो उस घटक के, यानी मूल्य, अगर विलेय निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, NB से लिखते हैं, बटे विलेय। अब विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में क्या होते हैं, विलायक और विलेय दोनों होते हैं, तो ये हो जाएगा NA विलेय के मोलों की संख्या, NB प्लस N विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब इसी को अगर हम देखें तो विलयन में क्या होता है, विलयन के मोलों की संख्या को किससे लिख सकते हैं, NT से लिख सकते हैं, तो NT बराबर हो जाएगा NA प्लस NB। अरे विलयन में विलेय और विलायक दोनों ही तो होंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, NT के बराबर हो जाएगा। तो हम XB बराबर ये भी लिख सकते हैं NB बटे NT। चाहो तो ये फार्मूला यूज कर लो और चाहो तो फार्मूले में देखें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, विलेय का मोल प्रभाज कहेंगे। अगर हम विलायक के लिए कहें तो विलायक के लिए हो जाएगा XA बराबर NA हो जाएगा, ऊपर NA अपॉन यहाँ हो जाएगा NB प्लस NA, तो NA प्लस NB लिख लो, अरे 2 में 3 जोड़ो तो 5 आएगा, चाहे 3 में 2 जोड़ो तो 5 आएगा, तो NA प्लस NB लिखो चाहे NB प्लस NA लिखो, ये विलायक के लिए हो जाएगा और ये विलेय के लिए हो जाएगा। तो अगर हम विलायक के लिए देखें तो NA अपॉन NT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NA अपॉन NT, नॉट आंटी, क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो बेसिक है, यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या हो तो वो बता सकता है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। तो उम्मीद है, नोट करने से अच्छा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट कर लें, टाइम भी बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है। चलो देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है, पहला न्यूमेरिकल है करें विलयन के 3 मोल, विलयन के 3 मोल C2H5OH व 9 मोल H2O है, तो विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करो। क्या कह रहा है, प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देखो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मोल ही दे दिए गए हैं, हमें अणु भार भार दिए नहीं है। अगर हमें देखो भार दे देता तो अणु भार निकालते, फिर मोलों की संख्या निकालते, यहाँ सीधे सीधे दे दिया गया है मोलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखो एक तरफ लिख लें हम C2H5OH और एक तरफ लिख लें H2O। अब देखो C2H5 के 3 मोल दिए हुए हैं, यानी N की वैल्यू दी हुई है 3 मोल है, और यहाँ अब देखना ध्यान से C2H5 है ना, तो अभी बताया है ये विलेय होगा, ये विलेय होगा, और ये क्या होगा, ये विलायक होगा, क्या होगा, विलायक होगा। तो अभी बताया है कि विलेय के लिए हमें क्या यूज करना है, क्योंकि अगर बार बार ये लिखेंगे ना NC2H5OH NH2O तो ये लेंदी बहुत हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं विलायक के लिए A यूज करते हैं और विलेय के लिए हम क्या यूज करेंगे, विलेय के लिए B यूज करेंगे, ठीक है, और विलयन के लिए T यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे, T कर लेंगे। तो N इक्वल्स टू 3 N मोल दिया है, तो इसको हम NB भी लिख सकते हैं, NB बराबर 3 मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वैसे अगर हम देखो, अगर हम इसको लिखते तो कैसे लिखते, NC2H5OH, इसके मोल दिए हुए हैं C2H5OH के मोल कितने दिए हुए हैं, 3 मोल दिए। तो अब बार बार अगर हम इतना बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सीधा शॉर्ट में लिखेंगे NB बराबर दिया हुआ है, हो गया। H2O में देखो H2O कितना है, 9 मोल है, तो Na H2O क्या है, विलायक है, तो Na बराबर 9 मोल दिया है,
अब हम प्रत्येक घटक का निकालना है, यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। बस कुछ नहीं, हम अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है, किसके लिए लगाना है, विलेय के मोल प्रभाज के लिए, तो एक्स बी लगाएंगे। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। यहां से आ जाएगा एन बी कितना है, 3 मोल है। एन ए कितना है, 9 मोल है। और एन बी कितना है, 3 मोल है। ये हो गया 3/12। तो इसका 3 एकम 3, 3 को 12, 1/4। तो 1/4 रख दो, या इसको 0.25 लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मोल प्रभाज का देखो, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, फ्रैक्शन है ना। अब कोई भी भिन्न हो उसका मतलब मोल फ्रैक्शन है। सेम ऊपर मोलों की संख्या और नीचे भी मोलों की संख्या, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या नहीं होता, मात्रक नहीं होता, बस ये चीज याद रख। तो एक्स बी यानी एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज कितना आ गया, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज आ गया 0.25। दूसरा चीज, एक चीज और याद रखना कि विलयन के सभी घटकों का जो मोल प्रभाज होगा उसका मान हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं एक्स ए प्लस, अगर दो घटक मिले हुए हैं, एक्स बी बराबर हमेशा 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये 1 क्यों होता है। ठीक है, देखो क्या है, तो एक्स ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। यहाँ से एन ए की वैल्यू कितनी दी है, 9 मोल दी है। और एन ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। और एन बी की वैल्यू कितनी दी है, 3 मोल। यहाँ भी हो गया 9/12 हो गया। क्या हो गया, 9/12। 3 3 9 और 3 4 12, 3/4। या तो यही आंसर रख दो, या हम आगे भी लिख सकते हैं 0.75। 4 का भाग दोगे उसमें, 0 लगाएंगे, 0 आया, 4 7 28 और 4 5, यह आ गया एक्स बी, यानी एल्कोहल, एथिल एल्कोहल के का मोल प्रभाज आ गया, और ये जल का मोल प्रभाज आ गया, यानी विलायक का मोल प्रभाज आ गया। और यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 36 ग्राम, उसमें देखो, उसमें डायरेक्ट मोलों की संख्या दी थी, इसमें मोलों की संख्या ने दे करके क्या दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, तो इससे हमें मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो, एक तरफ दिया है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। और एक तरफ जल दिया है, यानी H2O। एक तरफ हमने लिख लिया एथिल एल्कोहल, एक तरफ हमने लिख लिया H2O। 46 ग्राम है, इसका मतलब है डब्ल्यू बी दिया है, कितना दिया है, 46 ग्राम दिया है। 36 ग्राम क्या है, 36 ग्राम जल है, यानी डब्ल्यू ए दिया है। विलायक है ना ये, जल विलायक होता है, एथिल अल्कोहल विलेय है, ये हो जाएगा 36 ग्राम। विलयन के एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रभाज निकालने हैं। क्या निकालने, मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें मोलों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, मोलों की संख्या चाहिए। तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, मोलों की संख्या होती है भार बटे अणु भार। तो अगर हमें इसका एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी है, यानी एन बी निकालनी होगी, तो यहाँ आएगा भार डब्ल्यू बी बटे अणु भार एम बी। अब हमारे पास एम बी तो है नहीं, तो एम बी नहीं है, तो एम बी कैसे निकालते हैं, इसी का अणुभार निकालना है ना। इसका जो अणुभार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम बी बराबर, एम बी बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का देखो कितना हो जाएगा, 6 होता है, 6 दूनी 12, और 12 एक कार्बन का होता है, 12 × 2 हो गया, प्लस हाइड्रोजन कितने, 6 है ना, तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ से इसका अणुभार कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, और 30 और 16 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका अणुभार कितना आ गया, 46 आ गया। तो यहाँ से डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू बी 46 है, और एम बी कितना है, ये भी 46। क्या है, एम बी ये भी 46 है। इसका मतलब है एन बी की वैल्यू क्या आ गई,
यानी विलेय के मोलों की संख्या Nb, यानी एथिल अल्कोहल क्या है, विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ से हम क्या निकाल लें, इसके मोलों की संख्या निकाल लें। तो Na बराबर क्या हो जाएगा, Na बराबर हो जाएगा Wa और बटे Ma। तो हमारे पास Wa तो है, Ma नहीं है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, यानी Ma बराबर आ जाएगा H2O है ना, क्या है, H2 है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 गुणे 2 और प्लस 16, कितना हो जाएगा, 18, 18 आ गया। तो Wa कितना है, 36 है, और Ma कितना है, 18 है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ, यानी Na की वैल्यू 2। बस अब हमें अपना फार्मूला लगाना है, सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। एथिल अल्कोहल और जल दोनों के मोल पे भाज निकालना है, तो एथिल अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। एक्स बी बराबर एन बी, क्या हो जाएगा, एन बी बटे एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एन बी कितना है, 1 है, और एन ए कितना है, एन ए हमारा 2 है, 2 प्लस 1 यानी 1/3, क्या आ जाएगा, एक्स ए कितना हो जाएगा, ये तो विलेय का निकल आया, और एक्स ए कितना हो जाएगा, विलायक का, यानी जल का मोल पर भाज कितना होगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा, जल क्या है हमारा, यानी एन ए बटे एन ए प्लस एन हो जाएगा। तो एन ए कितना है, 1 है, सॉरी 2 है, 2/1 प्लस कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये आ गया हमारा अल्कोहल का मोल प्रभाज, और ये आ गया जल का मोल प्रभाज। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो अभी बताया था ना कि हमेशा एक्स ए और प्लस एक्स बी सभी घटकों का मोल प्रभाज हमेशा एक आता है। तो देखो इसका आया है 1/3, इसका आया है 2/3। अब दोनों का एलसीएम ले लो, 3 का तो ऊपर 3 नीचे 3, 3/3 यानी एक ही आएगा, 1 = 1। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड से हमेशा एक ही आएगा, क्या आएगा, एक। तो हमें अगर घटक दिए हैं, देखो चेक करने का सबसे बेहतर तरीका है, आंसर चेक करने का सही है कि नहीं है, बेहतर तरीका है कि दोनों वैल्यू एक्स ए की वैल्यू और एक्स बी की वैल्यू जो आए उन दोनों को ऐड कर दो, लगभग लगभग तुम्हारा 100 ही आएगा, हर बार 100 आएगा, या 99 पॉइंट आ जाएगा, या 99 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अगर इतना आ रहा है, पॉइंटों में जा रहा है ना, तो पॉइंटों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 99 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है। 90 ग्राम जल में, तो एक तरफ जल है, एक तरफ कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaH है, और जल क्या है, H2O। तो 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है ना, ये विलेय हो गया, ये हमारा क्या है, विलेय है, और ये हमारा क्या है, विलायक है। वैसे भी जल क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है, ये हमेशा विलायक का ही काम करता है, क्या होता है, विलायक का ही काम करता है। अब आगे कह रहा है 90 ग्राम जल है, यानी WA की वैल्यू दी है 90 ग्राम, यहाँ हमें WB की वैल्यू दी है 4 ग्राम दी है 4 ग्राम। तो अब ध्यान से देखें, WB तो हमें MB चाहिए, MB चाहिए, तो यहाँ NaOH है, तो Na का होता है 23 प्लस 8 दूनी 16 है, और प्लस 1 इसका हो जाएगा 40। ठीक है, MB कितना आ गया, 40। यहाँ भी हमें Ma चाहिए, तो H2O का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अभी लास्ट टाइम निकाला है हमने। अब हमें Na चाहिए और Nb चाहिए। अच्छा, कास्टिक सोडा का बस पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें Nb बस निकालना है, क्या निकालना है, कास्टिक सोडा। यहाँ Nb बराबर, वहाँ एग्जाम में ये चीज़ जरूर लिखें, क्योंकि वहाँ एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा तो वहाँ लिख देना बेटा कि विलियन के लिए टी यूज करेंगे, हमेशा न्यूमेरिकल में लिख देना कि एन विलियन के लिए टी है,
विलयन के लिए टी, और विलायक के लिए बी, विलायक के लिए हमें ए यूज़ करना है, और विलेय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विलेय के लिए हम बी। ठीक है, तो ये वहाँ क्वेश्चन में लिख के आना है। तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बराबर एन ए अपॉन सॉरी एन बी हो जाएगा, एन बी एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस। ठीक है, तो अब देखो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी। अच्छा, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कर सकते हैं। एन बी कैसे निकलेगी, एन बी निकाल लो, एन बी हो जाएगा डब्लू बी अपॉन एम बी, 4/40 हो जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/10। यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से एन ए की वैल्यू निकाल लो, तो एन ए बराबर हो जाएगा डब्लू ए अपॉन एम ए हो जाएगा। तो डब्लू ए कितना है, 90 है, और एम ए कितना है, 18 है, तो 18 पंचे 90, 5/1 आ गया। क्लियर, बस अब कुछ नहीं, अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा 1/10 एन बी की वैल्यू, एन ए की वैल्यू है 5/1, एन बी की वैल्यू है 1/10। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, 1/10 यहाँ आ गया, 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 10×50 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/51, और 51 का जब भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.0196। ठीक है, तो आप लोग भाग दे लीजिएगा कैलकुलेटर से, क्योंकि भाग देने का मतलब है कि टाइम वेस्ट करना। यहाँ तक आ गया है, आप लोग भाग देंगे 51 का तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। समझ में आ गया, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। करेक्ट, 3 मोल प्रभाज वाले 0.3 मोल प्रभाज वाले CH3COOH के विलयन के लिए आवश्यक अम्ल तथा जल की मात्रा क्या होगी। तो 0.3 मोल प्रभाज वाले CH3COOH के विलयन के लिए आवश्यक अम्ल तथा जल की मात्रा क्या होगी, अभी बताया है। चलो ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में देखो हम ये प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रूफ डालते हैं। देखो हमें क्या दिया है, हमें करना क्यों पड़ेगा, देखो 0.3 मोल प्रभाज वाले CH3COOH के विलयन के लिए, तो जो मोल प्रभाज दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, CH3COOH का दिया हुआ है, यानी और आवश्यक अम्ल तथा जल, इसका मतलब जल विलायक होगा, CH3COOH विलेय होगा। तो यहाँ लिखेंगे, करेंगे क्या कि यहाँ लिखेंगे विलेय बराबर CH3COOH, और विलायक बराबर, ये सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन में, विलायक बराबर H2O हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि विलेय के लिए हम यूज करेंगे, विलेय के लिए क्या यूज करना है, बी यूज करना है, और विलायक के लिए क्या यूज करना है, विलायक के लिए ए यूज करना है, और विलयन के लिए टी यूज करना है। क्या यूज करना है, टी। ये सिर्फ पहचान के लिए है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो विलेय हमारा, तो विलेय का मोल प्रभाज यानी एक्स बी दिया हुआ है 0.3, क्या दिया हुआ है 0.3। तो अब विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालें तो अभी बताया 1 माइनस 0.3, क्योंकि यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, तो हमें एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू रखा तो 0.97 आ जाएगा। क्या आएगा, 0. अच्छा ये भी देख लें कि ये एक्स ए प्लस एक्स बी एक कैसे होता है, तो सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे होगा।
जैसे मैंने लिखा, अभी फार्मूला क्या लिखा था, फार्मूला लिखा था कि एक्स ए बराबर होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही होता है। और एक्स बी बराबर होता है एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में देखें, किस में देखें, समीकरण नंबर 1 में देखें, समीकरण नंबर 1 में हो जाएगा एक्स ए बराबर, क्या हो जाएगा, एक्स ए बराबर एन ए की वैल्यू कितनी होती है, एन ए को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए, एन ए को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन, अच्छा ध्यान से देखना, एन ए प्लस एन बी बराबर टी होता है कि नहीं होता है, एन ए प्लस एन बी बराबर टी होता है, क्या हम इसकी जगह टी नहीं लिख सकते हैं, इसकी जगह टी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन टी हो जाएगा। अगर हम एक्स बी देखें तो एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन, ये तो यही दिया है तो एन टी हो जाएगा, यहाँ एन टी लिखो तो एन टी हो जाएगा। हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर हम इनको क्या करें, इनको ऐड कर दें, क्या कर दें, इनको जब ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, इनको ऐड कर दो तो एक्स, यही बताया ना कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना आएगा, 1 आना चाहिए। ऐड करो दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा एन ए बटे एन टी, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एन बी बटे एन टी, यही होगा। एन टी का एलसीएम ले लो, एन टी का हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ ऊपर आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, और अभी बताया एन टी की वैल्यू क्या होती है, एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये नीचे से वाले से ऊपर वाला कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज 1, हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये मोल प्रभाज में आंसर चेक करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, बेस्ट वे है, क्या है कि दोनों का सम कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना, जरूरत की चीजें हैं, जरूरत आ जाती हैं। अब देखो अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं, कॉन्सेप्ट निपट गया, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन क्या है, तो एक्स बी की वैल्यू दी हुई है 0.3, तो एक्स ए की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा, 0.97, क्या हो गया 0.97। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अम्ल तथा जल की आवश्यक मात्रा। तो अम्ल की आवश्यक मात्रा, अम्ल की आवश्यक मात्रा, आवश्यक, इसका मतलब पता है क्या निकालना है, आवश्यक मात्रा का मतलब हमें निकालना है डब्लू और बी, डब्लू बी। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं बेगू, देखो क्या पढ़ चुके हैं कि एन बी बराबर क्या होता है, डब्लू बी अपॉन एम बी, और एन ए बराबर डब्लू ए अपॉन एम ए, होता है कि नहीं होता है। मोलों की संख्या दी हुई है, मोल दिए हुए हैं, सॉरी मोल प्रभाज दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, मोल प्रभाज दिया। अब मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, मोल प्रभाज बराबर होता है, यानी एक्स ए बराबर हो जाएगा ऊपर मोलों की संख्या और नीचे मोलों की संख्या, एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर मोलों की संख्या और नीचे मोलों की संख्या। और हमें क्या दिया हुआ है, मोल प्रभाज ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मोल पर, और ये होता है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, अम्ल की आवश्यक मात्रा बराबर, फार्मूला हो जाएगा अम्ल की आवश्यक मात्रा बराबर अम्ल का अणुभार, यानी अणुभार और गुणे, अणुभार गुणे मोल प्रभाज, क्या हो जाएगा, अणुभार गुणे मोल प्रभाज। समझ में आ गया? तो यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे अणुभार गुणे मोल प्रभाज। तो अब बताओ CH3COOH है ना, CH3COOH,
इसका जो अणुभार निकलेगा, क्या निकलेगा, इसका जो अणुभार निकलेगा वो अणुभार देख लो, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 है, 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 16 दूनी 32 हो गया, तो यहाँ से आ गया 4 28, 28 और प्लस 32 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना हो गया, 60 हो गया। तो अणुभार कितना आ गया, 60 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, मोल प्रभाज से, मोल प्रभाज कितना है, 0.3 है, तो कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18, 18.0 यानी 18 ग्राम, क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। ये किसका आ गया, किसका आया, किसका आया, किसका आया, CH3COOH का आया, किसका आया, अम्ल की आवश्यक मात्रा, यानी अम्ल की 18 ग्राम अम्ल होना चाहिए उस विलयन में, तो उसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, 0.3 मोल प्रभाज आएगा। अब हमें जल का निकालना है, तो जल की मात्रा क्या हो जाएगी, जल की मात्रा बराबर, जल की मात्रा बराबर, जल की मात्रा बराबर, यानी WA निकालना है हमें, जल की मात्रा बराबर, ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल का अणुभार और गुणे जल का मोल प्रभाज, क्या हो जाएगा, जल का अणुभार गुणे जल का मोल प्रभाज। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा, जल का अणुभार H2O, H2O का भी बताया 18 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 18 गुणे कितना है, 0.97, कितना हो जाएगा, 0.97, तो यह आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 12.6 ग्राम, कितना आ जाएगा, 12.6, समझ में आ गया, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो एक का आया 18 ग्राम, एक का आया 12.6 ग्राम, ठीक है, समझ आ रहा है, तो उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करा करिएगा, ऑफलाइन कमेंट करेंगे हम लोग उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है, उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, नोट क्या, वीडियो पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में नोट कर लो, ठीक है, वैसे बेस्ट है कि आप लोग पॉज करके नोट कर, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए पॉज करके नोट करते जाओ कौन सा लाइव चल रहा है, ठीक है। देखो 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो एक तरफ KCl दिया हुआ है, विलेय है, क्या है ये, विलेय है, और एक तरफ विलायक दिया हुआ है, क्या है, जल है, H2O विलायक है, ठीक है, तो कह रहा है 7.45 ग्राम, इसका मतलब है WB की वैल्यू दी है 7.45 ग्राम, 100 ग्राम जल में घोला गया है, WA की वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम, विलयन में KCl का मोल प्रभाज निकालो, तो KCl का मोल प्रभाज निकालना है, किसका निकालना है, KCl का मोल प्रभाज निकालना है, तो यहाँ MB बराबर क्या हो जाएगा, KCl का कितना होता है, KCl का हो जाएगा 74.5, नहीं आया समझ में, चलो देखो नहीं आया, KCl दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, K का होता है 39 परमाणु भार, और क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 74.5, ठीक है, यहाँ इसका निकाल लें, तो Ma बराबर हो जाएगा, H2O है तो H2O का तो पता ही है कितना होता है, 18 होता है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, NB निकाल लें, तो NB बराबर कितना हो जाएगा, WB और बटे MB, तो 7.45 अपॉन 74.5, जीरो लगा लो, दशमलव से दशमलव हटा लो, 1/10 आ गया, NB की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 आ गई। यहाँ Na की वैल्यू निकाल लो, तो Na की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, WA और बटे MA, तो WA कितना है, 1100 है, और MA कितना है, 18 है, बस यही रख दो, ये इसको काट लो तो 50/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 50/9 आ जाएगा, तो Na और NB मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा XB बराबर क्या है, XB बराबर Na अपॉन NB हो जाएगा ना, XB निकालना है, तो NB अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा,
विलेय है ना, तो बी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा, नीचे वाला सेम रहेगा। बस इतना याद रखना, अगर बी यहाँ है तो बी यहाँ होगा, नीचे वाला सेम रहेगा, एन ए प्लस एन बी। ए यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा, नीचे वाला सेम रहेगा, ठीक है। तो एन बी की वैल्यू कितनी है, एन बी की वैल्यू 1/10 है। और एन ए प्लस एन बी कितना हो जाएगा, एन ए की वैल्यू है 50/9, और एन बी की वैल्यू कितनी है 1/, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/10, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे 90 का, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 500 + 9, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9/509, क्या आ जाएगा 9/509 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0177, ठीक है। तो आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है। तो भाग कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, यही आंसर आएगा। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। एसीटोन 900 ग्राम जल है, तो एक तरफ जल है H2O लिख लो एक तरफ, और एक तरफ एसीटोन लिख लो, क्या लिख लो, एसीटोन लिख लो। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। एक तरफ एसीटोन लिख लिया, एक ये विलेय है और ये विलायक है, क्या है, ये विलेय है और ये विलायक है, ठीक है। तो आगे कह रहा है 900 ग्राम जल, यानी WA की मात्रा कितनी है, 900 ग्राम है। 5.8 ग्राम एसीटोन के घोले गए हैं, WB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.8 ग्राम दी हुई है। एक साथ मत लिखा करो, अलग अलग डिवाइड करके लिखोगे ना तो आसान रहेगा सवाल करना। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल पर भाज, तो MB की वैल्यू निकाल लो। MB की वैल्यू क्या है, देखो 3 कार्बन है, तो 12 3 36 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, तो 6 हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 हो जाएगा, एक ही ऑक्सीजन है ना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 36 और 6 42 हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 58, क्या आ जाएगा 58। एन बी की वैल्यू निकालो, तो एन बी की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5.8/58, तो ये हो जाएगा, दशमलव हटाओ 0 बढ़ा लो, 1/10 आ जाएगा, कितना आ गया 1/10 आ गया। अब हमें क्या करना है, एम ए की वैल्यू निकालो, तो एम ए जल है तो इसका 18 होता है, तो एन ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा 900/18 हो जाएगा, तो 18 पंचे 90, यानी यहाँ आ गया 50/1, क्या आ गया, एन ए की वैल्यू आ गई 50/1। बस अब हमें पुट ही करना है और आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला लगाएं, किसका निकालना, जल तथा एसीटोन के मोल पर। तो पहले देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पहले जल लिखा है और बाद में एसीटोन लिखा है, तो यहाँ पहले जल का आंसर होगा, बाद में एसीटोन का आंसर होगा, ठीक है। तो देखो जल का क्या हो जाएगा, एन, सबसे पहले हम जल का निकाल लें, तो जल का एन ए, एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स ए बराबर NA/NA प्लस NB। तो NA की वैल्यू कितनी है 50/1 है, और NA की वैल्यू 50/1 प्लस NB की वैल्यू 1/10, 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा 50/1 अगर वैल्यू ऐसे दी हो तो हमेशा एक लगा लिया करो, ताकि ऊपर नीचे करने में आसान हो जाए। तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 1 से 10 बार में गया 500 आ जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल, प्लस 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 50/1 अच्छा ये देखो तीसरा पर डायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये तीसरा, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 500/501,
क्या हो जाएगा 500 बटे 500। अब 500 में 501 का भाग दोगे तो यही आ जाएगा 0.998 आ जाएगा। क्या आएगा 0.9। 500 में 501 का भाग दे दो। अब इसी तरीके से हम एक्स बी की वैल्यू निकाल लें तो एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन बी कितना है, एन बी हमारा 1/10 है। एन ए अपॉन एन बी कितना आया है, एन ए अपॉन एन बी 501/10 आया है। यही तो है एन ए अपॉन एन बी 501/10। 501 501/10 ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/501। तो 1 का भाग 501 से करोगे, 1 में 501 का भाग दोगे तो यही आंसर आएगा 0.19। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएंगे हमारे। समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। पहले कोशिश किया करो खुद से करने की, कॉन्सेप्ट समझो खुद से करो, जब ना समझ में आए तब हमें क्या करना है, तब सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तब हमें सॉल्यूशन देखना है और फिर सॉल्व करना है। तो एथिल एल्कोहल तथा जल के मिश्रण में भार अनुसार 54-54% जल है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आ चुका है। 54% जल है, 54% का मतलब 54 ग्राम, परसेंट का मतलब समझो 54 ग्राम जल है। तो यानी डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, 54 ग्राम है। अब ये बताओ टोटल तो 100% होगा, 54% जल है तो बाकी का एथिल एल्कोहल होगा C2H5OH। समझ में आया ना, 54% में टोटल तो 100% होगा, 54% जल है तो 100% में से टोटल विलयन कितना होगा 100%। 100% में से 54% जल है तो कितना बचेगा 46% एथिल अल्कोहल बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, यानी डब्ल्यू बी कितना हो जाएगा 46% हो जाएगा। क्लियर। अब हमें एम बी की वैल्यू, या 46 ग्राम लिखो ना, ग्राम में ले लिया है तो ग्राम में ही लिख लो। तो एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी की वैल्यू 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 एम बी की वैल्यू, एथिल अल्कोहल है कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 दूनी 16 12 दूनी 24 और प्लस 6 और प्लस 16, ये हो जाएगा 46। ये भी आ गया 46। एम बी की वैल्यू कितनी आ गई 46। तो यहाँ से एन बी की वैल्यू निकाल लो, तो डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो डब्ल्यू बी कितना दिया है 46 दिया है, एम बी कितना दिया है 46 दिया है, तो एन बी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब हमें क्या निकाल लें एम बी, तो एम बी बराबर पता है 18 होता है जल का। और यहाँ से हम क्या निकाल लें एन, अरे यार एम बी नहीं है एम ए है, तो एम ए बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बटे एम ए हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए कितना है 54 है, एम ए कितना है 18 है, 18 3 54 आ गया 3 आ गया। अब क्या निकालना है, बेहद आसान क्वेश्चन था। देखो एल्कोहल का मोल प्रभाव किसका एल्कोहल का निकालना है, जल का और दोनों को कह देता तो निकाल लेते हैं, सिर्फ एल्कोहल का कहा है, यानी एन बी का हमें निकालना है। किसका, इसका निकालना एल्कोहल का। तो एक्स बी हो जाएगा, एक्स बी बराबर एन बी, अभी बताया बी यहाँ तो बी यहाँ, बी यहाँ तो बी यहाँ, और नीचे तो वही रहेगा एन ए प्लस एन बी, नीचे हमेशा फिक्स रहता, ए यहाँ तो ए यहाँ। तो एन बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, एन बी की वैल्यू 1 है, एन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 है, 18 3 54 3 है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 है, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 जब 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, 25 0.25 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, चलें आगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, विलयन में जल तथा एसीटोन का। फिर आसान क्वेश्चन, 450 ग्राम जल में एसीटोन के, तो जल है तो एक तरफ जल लिखेंगे, जल यानी H2O कितना है 450 ग्राम है। इसका मतलब डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 450 ग्राम है।
तो इससे एम बी निकाल लो, एम बी 18 होता है, तो एन बी की वैल्यू निकाल लो, तो एन बी हो जाएगा 450/18। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2×18 और 2×4, 2×4, 2×5 10, तो ये आ जाएगा 225/9। ये एन बी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, एसीटोन है ना, तो एसीटोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसीटोन। और एसीटोन का फार्मूला अभी बताया है, CH3COCH3 होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, WB 5.8 ग्राम घोले गए हैं, 5.8 है। तो एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी की वैल्यू 58 आएगी। कितनी आएगी, 58। अरे नहीं समझ में आया, कार्बन 2 है ना, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा कार्बन का, और प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है। तो कार्बन का 12 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 होता है, 24 हो गया। ये कितने हैं, अरे सॉरी, 3 कार्बन है बेटा, 1 2 3, तो 12 3 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 3 36, यहाँ से 36 प्लस 6 और प्लस 16, तो देखो 16, 36 और 6 42 हो जाएगा, और 16 तो ये हो जाएगा 58। क्या आ गया, 58 आ गया। समझ में आ गया? तो इसका जो एम बी आ गया वो क्या आ गया, 58 आ गया। अब हमें एन बी निकालना है, तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा, WB/MB। तो WB कितना दिया हुआ, डायरेक्ट रख दो वैल्यू चाहो तो, 5.8/58 दिया है, तो ये दशमलव से हटाओ 0, ये हो जाएगा 1/10। क्या आ गया, 1/10। बस जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज निकालने हैं। क्या निकालने हैं, जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज। तो निकाल लो, एक्स पहले जल है तो जल का आंसर होगा पहले, बाद में एसीटोन है तो बाद में एसीटोन का आंसर होगा। तो यानी पहले जल का निकालना है, तो जल निकाल लो, एक्स ए बराबर, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ एम ए होगा और यहाँ एन ए होगा। ठीक है, यहाँ भी एन ए होगा, ए ही होगा, क्योंकि विलायक है ना ये, और ये विलेय है। ये हो जाएगा NA/NA प्लस NB। तो NA की वैल्यू कितनी है, 255, 225/9 बटे, NA कितना है, 225/9 और प्लस 1/10। क्या आ जाएगा, 1/10। तो ये हो जाएगा 225/9, और इसमें 90 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 90, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो जब 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 2 5 0 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आप लोग किससे करिएगा, देखो 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 225/1 बटे 2259/10, 10 का यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 225, कुछ गड़बड़ हो गया यार, क्यों भाई साहब, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात करो। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, चेक करें जरा। एसीटोन दिया हुआ है, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात करो। तो यहाँ 1/, ठीक है, 1/10 आ गया। एन बी की वैल्यू, WA/NA की वैल्यू 450 ग्राम। पता नहीं, हो सकता है कुछ, वैसे दिया है तो सब कुछ सही है, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही होगी। देखो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ना बनेगा तो मैं जब कल वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है, पता नहीं, या तो कहीं गुणा भाग में कुछ गलती हो रही होगी। ठीक है, तो इसको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देख लो, कोशिश करना बन जाए तो ठीक है, कल तो बताएंगे ही। ठीक है, अगले वीडियो में बता देंगे। लगाया सही है। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट,
रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब होता है परिशोधित। परिशोधित स्पिरिट क्या होता है? परिशोधित स्पिरिट में 5% जल, याद रखना, जो परिशोधित स्पिरिट होता है, परिशोधित स्पिरिट, तो परिशोधित स्पिरिट में 95%, ये ऑप्शन में भी आ जाते हैं आपके कि 95% क्या होता है? एथेनॉल होता है। एथेनॉल का मतलब एथिल एल्कोहल, 95% एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल, और 5% जल होता है। क्या होता है? 5% H2O होता है। तो यही होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। तो आगे देखो क्या हो जाएगा। रेक्टिफाइड परिशोधित भार अनुसार, अब देखो उसमें दिया भी है कि भारानुसार कितना दिया हुआ है। भारानुसार 95% एथेनॉल व शेष जल होता है। तो इसमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करने हैं? मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। तो मोल प्रभाज देख लो क्या हो जाएगा। मोल प्रभाज हमें ज्ञात करने हैं। सब डिलीट हो गया। तो सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट है, तो अब देखना इसको क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया, यानी एथेनॉल हो गया C2H5OH। तो C2H5 कितना है? 95% है। और जल कितना होगा? H2O होगा 5%। कितना होगा? H2O होगा 5%, शेष जल होता है। इसके प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज, तो प्रत्येक अवयव का मोल प्रभाज यानी W, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या दिया हुआ है, W, अरे यार देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, WAWB ना लिखना हो ना तो यहाँ लिख सकते हैं C2H5OH लिख सकते हैं। इसका ग्राम में 95 ग्राम लिख लो, परसेंट की जगह क्या लिख लो, ग्राम लिख लो। तो इसको भी हमें ग्राम में ही लेना पड़ेगा। और अगर इसको लिखना चाहें तो एम लिखेंगे, C2H5OH लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, C2H5OH, एम निकालो, इसका कितना निकलेगा, कार्बन का निकल जाएगा 12 दूनी 24 और 6 और 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा, ठीक है। तो एन एन क्या निकाल लो, NC2H5 निकाल लो, C2H5OH। तो क्या आ जाएगा। अब इसी के लिए ये बार बार लिखना पड़ेगा ना, NC2H5, इसीलिए हम AB का यूज करते हैं ताकि ये परेशानी हमें बार बार ना उठानी पड़े। अब हमें लिखना पड़ेगा WC2H5OH, फिर यहाँ लिखो MC2H5OH। ये बार बार लिखना पड़ रहा है ना, लिखने में समय भी तो वेस्ट होता है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, AB का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, WH2O हो जाएगा, WH2O कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। MH2O कितना हो जाएगा, MH2O 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ से NH2O निकालो, तो NH2O कितना हो जाएगा, WH2O अपॉन MH2O हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, अब तो निकल आएगा ना। इसके बाद वैल्यू पुट कर देना, NC2H5 निकल आएगा, NH2O निकल आएगा। अब फार्मूला लगा देना, n बराबर, हमें किसका निकालना है, इसमें प्रत्येक अवयव का निकालना है। तो n XA का फार्मूला लगा देना और XB का निकाल देना, तो दोनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई कर लेना, आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर कमेंट में जरूर बता देना, इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ना आए तो बता देना। अगला क्वेश्चन, कुछ चीजें खुद से कोशिश किया करो करने की। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, यूरिया के 6 ग्राम, क्या कह रहा है, यूरिया के 6 ग्राम, सॉल्यूशन, यूरिया के 6 ग्राम भार से, यानी यूरिया दिया हुआ है, वो इसलिए छुड़वाया है मैंने रेक्टिफाइड स्पिरिट वाला, क्योंकि अल्कोहल वाला पहले बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए वो छुड़वा दिया है। तो कोई फायदा नहीं है बार बार सेम चीज करवाने का। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। तो कुछ चीजें खुद से कर लिया करो। जलीय विलयन में, इसका मतलब है जल में घुला हुआ है, ठीक है, जल में घुला हुआ है। मोल प्रभाज की गणना करो। यूरिया कितना, यूरिया के 6 ग्राम भार से जलीय विलयन में, 6 ग्राम का मतलब पता है कितना है, 6 ग्राम यूरिया है,
डब्ल्यू बी बराबर 6 ग्राम है। एम बी बराबर कितना हो जाएगा, यूरिया का कितना होगा, नाइट्रोजन का, देखो 2 नाइट्रोजन है तो लिख लो एक बार इसको, CONH2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन के 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, प्लस कार्बन कितना है, 1 है तो कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 28, 28 और 12 40 हो जाएगा, और प्लस 16 और 4 20 हो जाएगा, तो ये आ गया 60 आ गया। कितना आ गया अणुभार इसका, 60 आ गया। अब यहाँ से NB की वैल्यू निकाल लो, तो NB की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6/60 हो जाएगा, 1/10 आ गया, क्या आ गया 1/10 आ गया। अब यहाँ से अब हमें H2O WB कितना, WA कितना दिया हुआ है, 6 ग्राम ये था तो 94 ग्राम ये होगा, 94 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, और MB कितना हो जाएगा, MB 18 होता है, जानते ही हो। तो N, अरे यार ये MB कहाँ से आ जाता है, ये Na होगा, क्या होगा Na होगा। ठीक है, Na 18 होगा, तो Na कितना हो जाएगा, Na बराबर हो जाएगा 94/18 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करो, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 नम 18, यानी 47 बटे क्या आ जाएगा, 47/9। ठीक है, समझ में आ गया, बन जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें फार्मूला लगाना है और आंसर लाना है। तो क्या, मोल प्रभाज की गणना करो, किसके मोल प्रभाज की, जलीय विलयन में यूरिया के, तो यूरिया क्या है, NB है, तो XB बराबर NB बटे Na प्लस NB। तो Na कितना है, 1/10 है, Na कितना है, Na ये है ना 47/9, 47/9 प्लस NB कितना है, 1/10 है, तो 1/10, बस कुछ नहीं, गुणा भाग कर लो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 470 प्लस 1, 470 प्लस 9/90। ठीक है, अब तो गुणा भाग कर लोगे ना, इतने तो होशियार हो गए हो तुम लोग। यहाँ आ जाए, ये वाला टर्म यहाँ जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 9/489, इसका भाग कर लेना, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को, ठीक है, सॉल्यूशन देखो 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है, 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है। तो NaOH कितना है, NaOH दिया हुआ है और H2O दिया हुआ है, तो 40 ग्राम NaOH को, तो NaOH कितना है, 40 ग्राम है, कितना है 40 ग्राम है, तो ये विलेय है ना, तो WB बराबर कितना है, 40 ग्राम है। ठीक है, तो MB की वैल्यू निकाल लो, MB कितना होता है, अच्छा इसका MB भी 40 ही होगा लगभग, देखो 23 और प्लस 1 हाइड्रोजन का प्लस 16, 24 और 16 40 आ गया, 40 आ गया, क्या आ गया 40 आ गया। अब यहाँ से देखें तो NB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/40, तो NB की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। H2O, तो H2O का वैल्यू कितना दिया है, 90 दिया हुआ है, तो WA बराबर 90 दिया हुआ है। तो MB की वैल्यू, MB पता है कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ से MA बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और NA बराबर कितना हो जाएगा, 90/18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90/18, तो 18 पंचे 90, यानी NA की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बस अब फॉर्मूला लगा दो, आंसर ले आओ। पूछ क्या रहा है, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज, यानी XB अगर निकालेंगे तो यहाँ NB आएगा, क्या आएगा NB आएगा, NA प्लस NB, NB कितना है 1 है, NA कितना है 5 है, प्लस N 1 है, तो 1/6 हो जाए, कितना हो जाए 1/6 का भाग करो इसमें, 6 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 कम 6 4 आया, 6 6 36, सॉरी 6 6 36। अब ये देखो 6 6 ही आता चले, 4 0 4 6 6 आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पहला आंसर तुम्हारा, क्या आ गया पहला आंसर। अब देखो XB की वैल्यू निकालो, XB निकाल आया ना, तो XA की वैल्यू निकालो, तो XA बराबर क्या हो जाएगा, XA बराबर हो जाएगा Na
बताया था ए यहाँ तो ए यहाँ, और नीचे तो फिक्स ही रहेगा एन ए प्लस एन बी, और बताया बी यहाँ तो बी, तो एन ए की वैल्यू कितनी है 5/1 प्लस 5, ये हो जाएगा 5/6। अब भाग करो तो 0.6 8 48, 2 बचा, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये आ जाएगा 8 3, कितना आ जाएगा समझ में आ गया 0. क्लियर हो गया सबको। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है NaCl के जलीय विलयन में, अगला क्वेश्चन है NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज 0.8 है, H2O का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। बेहद आसान क्वेश्चन, इससे अच्छा आसान कुछ नहीं हो सकता जीवन में, इससे अच्छा आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता। NaCl का मोल प्रभाज दिया हुआ है, यानी इस तरफ NaCl लिख लो और H2O लिख लो, क्या लिख लो H2O। तो NaCl का मोल प्रभाज ही दे दिया है, XB बराबर कितना दिया हुआ है 0.08, XA पूछा है और मैं बता चुका हूँ चूंकि XA प्लस XB बराबर 1, XB की वैल्यू दी हुई है तो XA निकालना है हमें, XA निकालना है तो 1 माइनस XB हो जाएगा, 1 माइनस XB, तो 1 माइनस XB की वैल्यू है 0.08, तो एक में घटा दो बउआ। अब घटाना नहीं आता हो तो हम क्या करें, 1.00, जितने अंक बाद दशमलव हो उतने जीरो लगा लो, दशमलव के नीचे दशमलव रख लो और 0.8 रख लो, ये कितना हो जाएगा 92, 0.92, 0.92, तो XA की वैल्यू क्या आ गई 0.92 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि नहीं है, देखें जरा अगला क्वेश्चन, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 46% है, विलयन में अल्कोहल व जल का मोल प्रभाज, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है जिसमें क्या आया था 1/4 और 2/, 1/4 और 3/4 आया था आंसर, आंसर क्या आया था 1/4 और 3/4 आया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये बता रहे हैं कौन सा है, देखो सिर्फ लैंग्वेज बदली हुई है इसकी, तो लैंग्वेज देख लो क्या है, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 46% है, 46% एथिल अल्कोहल है, 54% क्या होगा जल होगा, तो 54% जल वाला देख लो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये है एथिल अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में भार अनुपात जल कितना है 54 है, कितना है जल कितना है 54% है, तो अभी वही बताया कि सेम है, 54% जल है तो 46% एथिल अल्कोहल होगा, इसमें जल की वैल्यू दी हुई है 54% पहले और उसमें 46% जल, यानी एथिल अल्कोहल की वैल्यू दे दी है, एथिल अल्कोहल 46% है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन दोनों सेम है, लैंग्वेज दोनों की अलग अलग है, उम्मीद है आप लोग घर से लगा लाएंगे। तो ये हमारे आज मोल प्रभाज के भी न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं, कल परासरण दाब के न्यूमेरिकल, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इसके क्वेश्चन कुछ करवा देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बढ़िया मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पर फोकस कीजिए, नई चीज़ें पढ़ने को अवॉइड कीजिए। सबसे पहले नई चीज़ें इसलिए कह रहे हैं पढ़ो, लेकिन सबसे पहले जितना आपके पास सफिशियंट कंटेंट हो, जिस जगह से आप लोगों ने पढ़ा हो, जहाँ से भी पढ़ा हो वहाँ से जितना आपके पास कंटेंट हो, इम्पोर्टेंट हो, जितना भी हो सब कुछ आप पहले उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद कुछ नया मिले तो पढ़िए। पता चले 10% के चक्कर में कि 5 से 10% ऐसा होता है जो मान लो छूट गया किसी कारणवश, 5 से 10% के चक्कर में स्टूडेंट क्या करता है उस 90% को भी गंवा देता है। 90% मान लो सिलेबस आपका कंप्लीट है, वो जो 10% नहीं आ रहा है आप उसके पीछे भागते हैं कि 10% के पीछे भागते हैं कि 10% हमारे पास नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हमारे सर ने करवाया, ये नहीं करवाया, उस 10% को छोड़ दीजिए, 10% को तब पढ़िए जब वो 90% है आपके पास ना, तो 90% जब पढ़ लीजिए उसके बाद 10% के पीछे भागिए, अदरवाइज वो 10% के चक्कर में आप 90% भी अपना गंवा देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।